So, in this video, we have to discuss one of the most important topics of protein metabolism, which is urea cycle. अब यूरिया साइकिल जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी जो है बेसिकली अमोनिया को इतना रेडली एक्सक्रीट नहीं कर सकती इन यूरिन जितना आसानी से वो यूरिया को एक्सक्रीट कर सकती है। हमारी जो एफएससी ना उसमें एक्सक्रीशन वाले टॉपिक बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर था होम्योस्टेसिस उसमें ये बात बताई गई थी कि अगर आप जो है वो अमोनिया को बॉडी से निकालना चाहते हैं तो अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया while 50 ml of water is required to excrete 1 gram of urea, जबकि 1 ml of water is required to excrete 1 gram of यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड इंसानों में इतना नहीं बनता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बनता है। अमोनिया भी होता है यूरिन के अंदर, यूरिया भी होता है और यूरिक एसिड, लेकिन ये जो है बेसिकली यूरिया वो मेन एक्सक्रीशन फॉर्म है। उसकी एक इम्पोर्टेंट वजह ये भी है कि अगर आप अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखें, इट इज़ NH3, ये है अमोनिया, जबकि जो आपका यूरिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, यानी कि इसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप जो हैं बॉडी से रिलीज होते हैं, ठीक है, और वो लेस वाटर भी रिक्वायर करता है टू एक्सक्रीट इट। अब यूरिया साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर आपके ऑर्गन में से पूछा जाए तो आपके लिवर के अंदर होता है, विद इन योर लिवर के हिपेटोसाइट्स के अंदर हो रहा होता है। अब उसमें से भी अगर एक हिपेटोसाइट को देखें ना, तो यूरिया साइकिल के पहले 2 स्टेप्स, फर्स्ट 2 स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेस्ट ऑफ अदर स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस विद इन द साइटोसोल, विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपेटोसाइट। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप सबसे पहले यूरिया साइकिल को समझना चाहते हो ना, आपको यूरिया का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। हमें बेसिकली 2 अमाइनो ग्रुप चाहिए, हमें एक कार्बन भी चाहिए, ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर, एक ऑक्सीजन भी है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? हमने कहा कि ट्रांस एमिनेशन में अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप निकाल के दे दिया जाता है टू अल्फा कीटोग्लूटरेट और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूटामेट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटीन कैटाबोलिज्म के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन GDH कराता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यूटिलाइजिंग NAD टू गेट कन्वर्ट इनटू NADH। और क्या होता है कि आपका जो ग्लूटामेट है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस सब प्रोसेस में जो चीज़ अंदर से निकलती है वो होती है अमोनिया। तो जब हम 2 अमोनिया बेसिकली पढ़ेंगे कि यूरिया साइकिल के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं, तो पहला अमाइनो ग्रुप जो है वो आता है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ GDH ऑन टू द ग्लूटामेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये है फर्स्ट सोर्स ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल, क्या? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से निकलने वाला अमोनिया। सेकेंड जो सोर्स है आपका बेसिकली अमोनिया का, वो हम डायरेक्टली अमोनिया नहीं यूज़ करते बल्कि उसमें हम एक अमीनो एसिड यूज़ करते हैं, उसका नाम है एस्पार्टेट। अब हमने कहा था कि ALT जो है वो एलानिन को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और AST जो है एस्पार्टेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये दोनों एंजाइम जो है रिवर्सिबल डायरेक्शन में जो रिएक्शन को कैटेलाइज करा सकती हैं। जिस तरह AST इस रिएक्शन को इस तरफ लेके जा सकता है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करे और स्पार्टेट को ऑक्सैलोएसीटेट में, इसी तरीके से ये इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, यानी कि TCA का जो इंटरमीडिएट है उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसके अंदर ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप डाल के उसे एस्पार्टेट में कन्वर्ट करा सकता है। तो सेकेंड सोर्स ऑफ अमाइनो ग्रुप विद इन यूरिया इज एस्पार्टेट, ये आपने याद रखना है। पहला अमाइनो सोर्स डायरेक्ट अमोनिया released by the oxidative deamination process, ठीक है, oxidative deamination by action of GDH, and second comes from aspartate। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोनों ग्लूटामेट से निकल रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूटामेट की जो सबस्ट्रेट है ग्लूटामेट और यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप ले रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ग्लूटामेट भी है। तो अगर MCQ में इस तरीके से पूछा जाए कि दोनों किस एक मॉलिक्यूल से आते हैं तो आप ग्लूटामेट कह सकते हैं। हाँ, रिएक्शन डिफरेंट है, इसमें एंजाइम GDH यूज़ हो रही है, कोएंजाइम NAD यूज़ हो रही है, यहाँ पे AST यूज़ हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्पार्टेट। अब टिपिकली ALT जो होती है ना एंजाइम, वो ज़्यादातर पायरुवेट की डायरेक्शन में लेके जाती है, लेकिन हाँ जब ब्लड में अमोनिया का ट्रांसपोर्ट कराना होता है तब एलानिन की फॉर्मेशन भी होती है। तो ये इट शोज़ के रिवर्सिबल जो है वो डायरेक्शन में कैटेलाइज करा सकती है रिएक्शन को। इसी तरह ऑक्सैलोएसीटेट वाली जो एंजाइम है AST टिपिकली एस्पार्टेट डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन को कैटेलाइज कराती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
एस्पार्टेट, ताकि एस्पार्टेट को कहाँ यूज़ किया जा सके, इन द यूरिया साइकिल, इन द यूरिया साइकिल। अब हमें ये दो चीज़ें पता चल गई हैं कि ये दो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है ना, इसके लिए हम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बाइकार्बोनेट। अब सबसे पहला स्टेप जो है ना आपका यूरिया साइकिल का, ये आपका हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स मतलब यानी ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे गलती से यहाँ पे बना हुआ है इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर, यानी कि यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन यूँ आएगी, ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आपकी जो बेसिकली इंजाइम यूटिलाइज होगी उसे हम बोलते हैं CPS1। CPS1। अभी CPS1 क्या करती है? ये इस्तेमाल करती है यही अमोनिया जो आया है आपके बेसिकली ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी से, एक बाइकार्बोनेट और 2 ATP। ये आपने याद रखना है, 2 ATP अब इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं और क्या बनवा देगा? अब CPS1 की फुल फॉर्म है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1। तो ये क्या बनवा देगा? कार्बामोइल फॉस्फेट, क्योंकि नाम है ना कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अब टाइप 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइप 1 ये वो एंजाइम है जो कि यूरिया साइकिल के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। इसकी टाइप 2 भी होती है जो पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, और भी फ़र्क है दोनों में कि CPS1 जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती है, जबकि CPS2 जो है वो साइटोसोल के अंदर मौजूद होती है। CPS1 जो है वो बेसिकली अमोनिया का सोर्स जो है वो डायरेक्ट फ्री अमोनिया यूज़ करती है जो यहाँ से ग्लूटामेट से निकला था, जबकि CPS2 जो पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है वो ग्लूटामीन अमीनो एसिड का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो खैर CPS1 जो है इन तीन चीज़ों को अमोनिया, एक बाइकार्बोनेट और 2 ATP को इस्तेमाल करके ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बामोइल फॉस्फेट, इसका फॉस्फेट कहाँ से आया? ये ATP से आया। ठीक है, इसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब सेकेंड स्टेप भी जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होगा। इसके अंदर क्या होगा कि एक एंजाइम से हम बोलते हैं OTC, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज, ये बेसिकली क्या करेगी? ये आपके कार्बामोइल फॉस्फेट को मिला देगी एक डाई बेसिक अमीनो एसिड के साथ, हम कहते हैं ऑर्निथीन। अब ऑर्निथीन जो है ना आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, ये आपका सेल है, ये साइटोप्लाज्म में ऑर्निथीन अंदर पड़ा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर कैसे चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ी होती है, एक एंटीपोर्टर पड़ा होता है। एंटीपोर्टर का मतलब होता है दो चीज़ों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आना। वो ऑर्निथीन को मैट्रिक्स के अंदर फेंक रहा होता है, सिट्रोलिन को बाहर फेंक रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ऑर्निथीन अंदर आएगी और CP यानी कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलेगी और बना देगी सिट्रोलिन। ये वही सिट्रोलिन है जिसको ये एंटीपोर्टर बाहर फेंक रहा है। ऑर्निथीन को अंदर ला रहा है और सिट्रोलिन जो बन रही है उसे बाहर भेज रहा है। अब उसे बाहर क्यों भेज रहा है? क्योंकि रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल हैव टू अकर विद इन द साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से एक अमोनिया जो कि GDH की एक्टिविटी से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से आया, 2 ATP हमने लिए और एक बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी से बन जाता है। तो खैर ये तीन चीज़ें आपको सोर्सेज पता होनी चाहिए कि जो फ्री अमोनिया है ना ये GDH की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर आया। ठीक है, सोर्सेज पूछे जाते हैं। CPS1 आपने याद रखनी यूरिया साइकिल में इस्तेमाल होती है और वो किस चीज़ को यूज़ करी अपना एज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर? वो यूज़ करती है NAC को। NAC की फुल फॉर्म होती है N-एसिटाइल ग्लूटामेट। बहुत ज़रूरी है, अगर मौजूद ना हो तो CPS1 अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता और कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस नहीं हो पाती। किन लोगों में होता है? कंजेनाइटल प्रॉब्लम होता है, लोग नहीं बना पाते, उनकी बॉडी के अंदर होता ही नहीं है NAC, तो उन्हें क्या दी जाती है? उन्हें एक FDA अप्रूव दवाई दी जाती है उसका, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसको रिप्लेस करने के लिए उसको हम कहते हैं कार्ग्लूमिक एसिड। NAC की जेनेटिक कमी अगर हो तो CPS1 अपनी एक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको ज़रूरत है उसकी NAC की अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस के लिए। अगर नहीं मौजूद होगा तो फिर इन लोगों में जब यानी कि रिएक्शंस कराए जाते हैं, बेसिकली टेस्ट कराए जाते हैं, तो पता चलता है कि NAC की कमी है ब्लड के अंदर, तो फिर इवेंचुअली क्या कार्ग्लूमिक एसिड दिया जाता है। ये FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन है। ठीक है, अब वो यही बता रहे हैं कि इस रिएक्शन में तो CPS1 इस्तेमाल हुआ है। CPS2 कहाँ इस्तेमाल होगा? वो पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस, जैसे प्योरीन्स होती हैं और एक पिरिमिडीन्स होती हैं। प्योरीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिरिमिडीन्स जो है सिंगल रिंग। पिरिमिडीन्स क्या होते हैं आसान अल्फाज में?
थायमीन, यूरासिल और साइटोसिन। तो ये 3 चीज़ें आपकी पिरिमिडीन होती है। तो इनकी जब बायोसिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे CPS2 इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन तो हमने कहा पहले 2 रिएक्शन यूरिया साइकिल के जो है ना वो होते हैं बेसिकली आपके मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो ये पहला रिएक्शन था जो हाँ हम कहते हैं कि CPS1 है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती है, जबकि जो CPS2 होती है वो साइटोसोल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब हम कह रहे थे कि CPS1 जो है ना वो नैग का इस्तेमाल कर रही होती है, CPS2 को नैग नहीं चाहिए होता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर नैग नहीं होगा तो क्या देंगे, कार्बोग्लूमिक एसिड देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पे अमोनिया आ रहा है ना, यहाँ पे हमने कार्बन मोल फॉस्फेट तो बनाना है ना, इसके अंदर एक अमोनिया तो होगा, वो कहाँ से आता है, वो आता है GTH की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जो रिएक्शन वो कैटलाइज कराएगा। और यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप बेसिकली अमोनिया आएगा वो कहाँ से, ग्लूटामीन अमीनो एसिड से आएगा, ठीक है। और जिस तरह GDH का हम पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन में जो कैटलाइज करेगा GDH को वो होगा NAD, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर रिवर्स में होता तो NADPH होता, राइट। तो इसके जो एक्टिवेटर्स हैं PRPP हैं और इनहिबिटर जो है वो UTP है। तो आपने खैर इसमें तो ना जाए अभी आप, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है हम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो खैर फिलहाल ये आपको बेसिक फ़र्क पता होना चाहिए कि एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है, एक साइटोसोल के अंदर है, एक यूरिया साइकिल में इस्तेमाल हो रहा है, एक पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ सेम चीज़ें दोनों की क्या हैं, सेम चीज़ें दोनों में ये हैं कि दोनों का कार्बन सोर्स सेम है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। और दोनों ही क्या, कार्बन मोल फॉस्फेट बनवाते हैं, ये सेम चीज़ है। सिंथेटेज, कार्बन मोल फॉस्फेट सिंथेटेज, कार्बन मोल फॉस्फेट सिंथेटेज, बस टाइप का डिफरेंस है क्योंकि डिफरेंट रिएक्शंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। अब एक दफ़ा बन गया आपका कार्बन मोल फॉस्फेट तो क्या हुआ कि साइटोसोल में मौजूद जो ऑर्निथीन थी उसे एंटीपोटर ने उठा के भेज दिया मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर उसे मिला दिया CP से, तो बन गया सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन जैसे बना उसी एंटीपोटर ने एक ही टाइम पे ऑर्निथीन को भेजा अंदर, जो सिट्रुलिन बन गया उसको भेज दिया बाहर साइटोसोल में, क्योंकि उसका आगे जो मेटाबॉलिज्म होना है वो विद इन द साइटोसोल होना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद करने की है, जो एंटीपोटर है जो बाहर की डायरेक्शन में किसे भेज रहा है, सिट्रुलिन को, और अंदर की डायरेक्शन भेज रहा है ऑर्निथीन को, ताकि कंबाइन कर सके कार्बन मोल फॉस्फेट के साथ। ये दोनों अमीनो एसिड सिट्रुलिन और ऑर्निथीन डाइबेसिक अमीनो एसिड है, मतलब इसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप हैं। जैसे अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर में एक होता है अल्फा कार्बन, उसके साथ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होता है अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे और यहाँ पे प्रोटॉन। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली 2 अमाइनो ग्रुप होंगे इस कार्बन के अंदर, ठीक है। सिट्रुलिन भी डाइबेसिक है, ऑर्निथीन भी डाइबेसिक है, अमीनो एसिड्स है लेकिन किसी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं है। ये नहीं है कि कोई भी ऐसा कोडोन है जो इनके लिए कोड करता हो, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि AUG जो स्टार्ट कोडोन है मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कोई भी आपके जिस्म के, आपके जीन्स के अंदर कोई ऐसा कोड नहीं है जो कि इन दोनों के लिए कोडिंग करता हो। इससे हम बेसिकली ये पढ़ें कि लाजमी नहीं कि हर अमीनो एसिड वही ही हो कि जिससे आपके ना बॉडी के अंदर प्रोटीन्स ही बनाने हो। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उनका काम कहीं और आ रहा होता है। इस तरह हमने जो पिछले लेक्चर्स में शिज़ोफ्रेनिया का पढ़ा था कि डी सेरीन, आपकी बॉडी डी अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती इनटू प्रोटीन्स, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ग्लूटामेट तब तक अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा NMDA रिसेप्टर के साथ जब तक वहाँ पे डी सेरीन मौजूद ना हो। तो फिर इसलिए ये जो अमीनो एसिड हैं देखें फिर भी ज़रूरी हैं। तो आपने याद रखना है कि ऑर्निथीन और सिट्रुलिन जो एंटीपोटर से अंदर और बाहर जा रहे हैं वो दोनों डाइबेसिक अमीनो एसिड है और किसी भी प्रोटीन के अंदर मौजूद नहीं होंगे। कोई कोडोन मौजूद नहीं है जो इनके लिए कोड करता हो। अब अगर ये जो रिएक्शन है ऑर्निथीन कार्बन मोल फॉस्फेट के साथ मिलकर सिट्रुलिन बना रहा है, इसे जो वो बेसिकली कैटलाइज कर रही है एंजाइम वो है OTC, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो सिट्रुलिन नहीं बन पाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा कि कार्बन मोल फॉस्फेट बनता जाएगा लेकिन यूज़ नहीं हो रहा। CPS1 तो बनवा रहा है कार्बन मोल फॉस्फेट, लेकिन अगला स्टेप जिसमें यूटिलाइज होना था सिट्रुलिन में था वो हो ही नहीं रहा, तो इसकी एक्युमुलेशन हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी। अब कार्बन मोल फॉस्फेट क्योंकि आपके बेसिकली जो जिस प्रोसेस के लिए बन रहा था यूरिया साइकिल के लिए वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा?
देखें इसका काम भी था, CPS1 का काम भी था कार्बन मोल फॉस्फेट बनाओ, CPS2 का काम भी यही था, बस इतना सा फर्क है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है, साइटोसोल में मौजूद है। तो कहेगा भाई मैंने कहीं पे तो इस्तेमाल होना है, तो वो यूरिया साइकिल में इस्तेमाल हो ही नहीं रहा क्योंकि रिएक्शन ही रुक गया है, अगली एंजाइम ही नहीं है, तो वो पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अब CPS1 तो नॉर्मल काम कर रही है, कार्बन मोल फॉस्फेट बनवा रही है, CPS2 भी तो नॉर्मल काम कर रही होगी, वो भी अपने हिस्से का बना रही होगी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेवल्स हो जाएंगे आपके कार्बन मोल फॉस्फेट के, और ये इस्तेमाल कहाँ होने लग शुरू हो जाएगा, इन द पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे जो इस्तेमाल हो नहीं सकता यूरिया साइकिल के अंदर, तो इंस्टेड वो कहाँ पे यूज़ होना शुरू हो जाएगा, इन पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस। अब पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कार्बन मोल फॉस्फेट को ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हर स्टेप का एक प्रोडक्ट मिलता है, तो कार्बन मोल फॉस्फेट जिस तरीके से इस रिएक्शन में यूज होकर सिट्रोलिन बना रहा था, ये जिस नेक्स्ट स्टेप को कैटलाइज कराता है, बेसिकली ये एंजाइम को कैटलाइज निकलता है, जो नेक्स्ट इसका एंजाइम को कैटलाइज करेगा वो कार्बन मोल फॉस्फेट को ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे जो बन रहा था CP और यहाँ पे जो बन रहा था CP, दोनों ही यूज़ यहाँ पे हो रहा है क्योंकि इसकी अगली एंजाइम मौजूद ही नहीं है सिट्रोलिन की बनवाने की, तो क्या होगा कि ओरोटिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर। अब ओरोटिक एसिड जो बन रहा है CP की यूटिलाइजेशन से, वो आगे भी तो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा होगा, हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब अगर उसकी एंजाइम जो ओरोटिक एसिड को आगे किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रही थी, अगर वो भी कम हो जाए, उसका नाम बेसिकली UMP सिंथेटेज होता है उस एंजाइम का, UMP बनवा रही होती है तो वो बेसिकली अगर उसकी भी कमी हो जाए तब भी ओरोटिक एसिड बढ़ जाएगा। अभी तो हम पढ़े ना क्योंकि CP बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए ओरोटिक एसिड बढ़ रहा है। दूसरा हम पढ़ेंगे अगर उसने इस सबस्ट्रेट ने जिसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था अगर उसकी एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तब भी तो एक्सेसिव हो जाएगा। यस, तो हम फ़र्क कैसे करते हैं कि मसला यूरिया साइकिल के प्रोसेस में है या मसला पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस की प्रोसेस में है। मतलब क्या OTC की कमी की वजह से ओरोटिक एसिड के लेवल ज़्यादा हैं या फिर इस एंजाइम की कमी की वजह से ओरोटिक एसिड के लेवल ज़्यादा हैं। तो दिस अ की फीचर कि इसके अंदर UMP सिंथेटेज की कमी के अंदर कि आपकी जो ब्लड है उसके अंदर मैगेलोब्लास्ट पड़ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, उनका नॉर्मल साइज होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर्स, ठीक है। अगर 100 से ऊपर के फॉर एग्जांपल 120 फेम्टोलीटर के हो गए, इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसे हम बोलते हैं मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। हीमोग्लोबिन लेवल्स भी डेफिनेटली बहुत कम होंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर, तो ये क्या मतलब है कि एनीमिया है। और कौन सा एनीमिया है? मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, कि रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये विटामिन B12 की कमी में भी होता है, परनीशियस एनीमिया, या B9 की कमी में, फोलिक एसिड की कमी में भी होता है, राइट। तो इसमें हमें ये की फीचर देखने को मिलता है कि अगर UMP सिंथेटेज की कमी हो यानी कि पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस का मसला है, तो फिर आपको मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी मिलेगा। आप CBC चेक करोगे, उसका जो बेसिकली मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम है MCV, वो 100 से बड़ा होगा, 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर OTC डेफिशिएंसी होगी तो आप देखोगे कि तो इसका मतलब ये कि यूरिया साइकिल प्रोसीड नहीं हो पा रहा। अगर OTC की कमी है तो आपकी बॉडी में क्या होगा? हाइपर अमोनीमिया होगा, अमोनिया इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, यूरिया बन नहीं पा रहा। तो नॉर्मल ब्लड लेवल्स ऑफ अमोनिया कितने थे? 5 to 35 माइक्रोमोल पर लीटर। तो इससे लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। तो ये है करेक्टरिस्टिक कि आप फ़र्क कैसे कर सकते हो दोनों के अंदर के मसला OTC की कमी का है या मसला जो है UMP सिंथेटेज का है। और ओरोटिक एसिड दोनों में बड़ा होगा, उसमें मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, उसका मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा होगा। इधर हाइपर अमोनीमिया होगा, ब्लड के अंदर अमोनिया लेवल्स 5 to 35 मे बी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि 800 माइक्रोमोल पर लीटर हो गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्या है उसके अंदर OTC की डेफिशिएंसी है कि अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा विद इन द लिवर, तो OTC की कमी है। तो इस तरीके से हम फ़र्क करते हैं, ठीक है। अब सिट्रोलिन बन गया एंटीपोटर ने उसे बाहर भेज दिया इनटू द साइटोसोल, ठीक है। सेम वही एंटीपोटर है जो ऑर्निथीन को अंदर भी भेज रहा है कि कार्बन मोल फॉस्फेट के साथ जुड़ के सिट्रोलिन बनाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि अब ये बाहर आ गया है। अब मैंने कहा था कि पहला अमोनिया जो GDH के एक्शन से आ रहा है और दूसरा जो अमाइनो ग्रुप आएगा वो डायरेक्ट एस्पार्टेट से आएगा,
ठीक है। एस्पार्टेट कैसे बनेगा? एस्पार्टेट AST के रिवर्सिबल रिएक्शन से बनेगा। वो ऑक्सालो एसीटेट को एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूटामेट को अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब सिट्रुलिन एस्पार्टेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर्जिनिनो सक्सिनेट। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगी उसका नाम बहुत सिंपल है, क्योंकि आर्जिनिनो सक्सिनेट हमारा प्रोडक्ट है तो उसका नाम है आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेस। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली, और इस रिएक्शन के अंदर एक ATP यूज़ हो रहा है। अब हमने जो फर्स्ट स्टेप पढ़ा था ना, कार्बामोल फॉस्फेट की सिंथेसिस, उसके अंदर 2 ATP इस्तेमाल हो रहे थे। इस प्रोसेस के अंदर एक ATP इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसके 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स टूट रहे हैं, यानी कि वो ATP से ADP में नहीं बल्कि AMP में कन्वर्ट हो रहा है। आप हमसे देख सकते हैं कि 2 फॉस्फेट है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन इन द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल। अब इसके बाद ATP कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ से प्रोडक्शन हो गई आर्जिनिनो सक्सिनेट की। अब आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेस की अगर कमी होगी तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी? सिट्रुलिन बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिट्रुलिनीमिया। सिट्रुलिनीमिया के सिट्रुलिन के लेवल्स ज़्यादा हैं, और ये जब बच्चे पैदा होते हैं फ़ौरन ही उनके अंदर ये चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हाइपरमोनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है, तो फ़ौरन ही इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आर्जिनिनो सक्सिनेट बन गया ना, अब उसको आर्जिनिन में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि उसे आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइस तोड़ेगी इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। फ्यूमरेट TCA का जो है इंटरमीडिएट है अगेन। अब फ्यूमरेट यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूमरेट जो है वो आगे मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट आगे ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब चाहे जैसे डायरेक्टली आप TCA में यूज़ कर सकते हैं, बस मेरी मज़े करें, एनर्जी बनाएं, नहीं, लेकिन इससे हम जब ऑक्सालोएसीटेट बन जाता है तो अगेन AST के ऊपर एक्शन से इसमें कन्वर्ट करा देते हैं एस्पार्टेट। अगेन वो एस्पार्टेट कहाँ यूज़ होगा? यहाँ पे फॉर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंड अमोनिया इन यूरिया इन द रिएक्शन विच सिट्रुलिन रिएक्ट्स विद एस्पार्टेट in the presence of arginino succinate synthetase to form arginino succinate। ठीक है। अगेन यानी कि फ्यूमरेट मलेट में कन्वर्ट हुआ, मलेट जो है ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, एंड जो बेसिकली आपका AST है उसने उसे एस्पार्टेट में कन्वर्ट करा दिया। अब आर्जिनिन हमारे पास बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आर्जिनिन जो है उसको आर्जिनीज 1 के प्रेजेंट में ऑर्निथिन में कन्वर्ट किया जाए और यहाँ से यूरिया निकल जाए। अब ये वो यूरिया है जो किडनी आपकी जो है ना वो एक्सक्रीट करेगी। अब आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपको ऑर्निथिन याद, ऑर्निथिन वही थी जो शुरू में एंटीपोटर के जरिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आई थी, और जो सिट्रुलिन, ऑर्निथिन और कार्बामोइल फॉस्फेट को मिला के बन रही थी। सिट्रुलिन इन दोनों को मिला के वो एंटीपोटर बाहर साइटोसोल में भेज रहा था। तो ऑर्निथिन वही बेसिक अमीनो एसिड जिसे किसी भी प्रोटीन के अंदर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई कोड्स मौजूद नहीं है जो इसके लिए कोड करें। ये अगेन जो है वो एंटर कर जाएगी आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल है कि आप देख सकते हैं कि CP की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद क्या है OTC की मदद से इसको और ऑर्निथिन को मिला के सिट्रुलिन में कन्वर्ट किया, वो बाहर आया, फिर उसने जो है वो बेसिकली एस्पार्टेट से सेकंड अमोनिया लिया और आर्जिनिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। राइट। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो एस्पार्टेट इस रिएक्शन में जा रहा है यानी सेकंड अमोनिया, सेकंड जो ATP इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो रही है वो AMP में कन्वर्ट हो रही है, ना कि ADP में। ठीक है। और उसके बाद जब आर्जिनिनो सक्सिनेट है वो टूटेगा इनटू फ्यूमरेट और आर्जिनिन, और आर्जिनेज 1 जो है वो बेसिकली कन्वर्ट कर देगी इसको इनटू ऑर्निथिन, और ऑर्निथिन अगेन वही यूरिया साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब यूरिया की अच्छी चीज़ ये है कि यूरिया जो है वो बेसिकली 2 अमाइनो ग्रुप लेके जाता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, जो खुद अमोनिया है एक ही है नाइट्रोजन। राइट। यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन है तो जल्दी एक्सक्रीट हो जाते हैं, नाइट्रोजन से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। आर्जिनिन भी यूरिन के अंदर जो है वो बेसिकली एक्सक्रीट हो सकती है, आर्जिनिन भी यूरिन के अंदर मौजूद होती है। तो अगर किसी इंसान के अंदर आर्जिनेज 1 की कमी हो तो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आर्जिनिन के अंदर 2, एक तो पहली बात 2 हमने नाइट्रोजन फिक्सेट कर दी हैं, ऊपर से वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो सकता है। ठीक है। हाँ, कुछ ये प्रॉब्लम हो सकती है जिन बच्चों में कंजेनाइटल डेफिशिएंसी होगी आर्जिनेज 1 की, उनके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंटल डिलेज होंगी, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होंगी।
ठीक है। और हाई प्रोटीन डाइट जब भी वो खाएंगे, फॉर एग्जांपल मीट खाया उन्होंने खाने में या एग खाएं, तो थोड़ा सा मसला होगा, ठीक है। तो बाकी यही है। अब अगर किसी इंसान को हाइपर अमोनीमिया हो ही गया है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ ओटीसी की कमी थी, मजीद आगे यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है, और अमोनिया वैसे के वैसे ही है, हाइपर अमोनीमिया हो गया ब्लड के अंदर, 35 माइक्रोमोल पर लीटर नॉर्मल लेवल्स थे, उस बंदे के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ 650 माइक्रोमोल पर लीटर हो गया है किसी एक एंजाइम की कमी की वजह से, ठीक है। तो इन लोगों को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि लो प्रोटीन डाइट आपने लेनी है, आपने ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेनी, ज़्यादा अमोनिया नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। सेकेंडली, जो दवाइयाँ दी जाती है मेडिकेशन, उनमें से एक है बेंजोएट और एक है फिनाइल ब्यूटारेट। क्या होता है कि बेंजोएट जो है ना ग्लाइसिन के साथ बाइंड करती है और जो कंपाउंड बनाती है उसे कहते हैं हिप्यूरेट। हिप्यूरेट रेडली आपकी यूरिन में एक्सक्रीट होता है। इसी तरह जो फिनाइल ब्यूटारेट है वो सबसे पहले फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है। जब आप मेडिकेशन ले लेते तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जाके फिनाइल एसीटेट, ब्यूटारेट के अंदर 4 कार्बन होता है, एसीटेट के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो लूज करने के बाद ये फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूटामीन से बाइंड करता है। अब ग्लूटामीन अगर आप गौर करो, ग्लूटामेट के अंदर भी एक होता है अमाइनो ग्रुप, और उसके अंदर जब मजीद हम यानी कि एमिनेशन करते हैं तब जाके ग्लूटामीन बनता है। तो ग्लूटामीन के अंदर तो दो नाइट्रोजन होते हैं। तो फिनाइल ब्यूटारेट फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामीन के साथ बाइंड करता है तो बनाता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन, और ये दोनों हिप्यूरेट और फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन रेडली आपके यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका यूरिया साइकिल और ट्रीटमेंट। अगर आपकी बॉडी में हाइपर अमोनीमिया होगा तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको लाइक